नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। अब तक हमने विश्व इतिहास के अंदर जो घटनाक्रम पढ़ा है, लास्ट मैंने आपको फ्रांस की क्रांति पे इसे समाप्त किया था नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। इसको यदि आप फ्लो चार्ट के अंदर देखें, जिस प्रकार हमें बोलते हैं कि मेंस के अंदर आपको किस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है, उस फ्लो चार्ट में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है यूरोपीय इतिहास में परिवर्तन। यूरोपीय इतिहास में परिवर्तन, आपको मालूम है यूरोप के अंदर ही ये सारे परिवर्तन चल रहे थे कि किस प्रकार वहाँ पे एक बार मध्यम वर्ग का उदय होता है, फिर मध्यम वर्ग एक क्रांति लेके आता है, उस क्रांति के क्या परिदृश्य होते हैं, जिसके बाद में प्रबोधन के बाद में आपको जिस तरह से देखने को मिलता है अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। फर्स्ट स्टेप में मैं आर्थिक पक्ष, पहला जो मैंने आपको बताया आर्थिक पक्ष, सामंती अर्थव्यवस्था मैंने बताई थी किस प्रकार रोम के अंदर सामंतवाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंदर स्थापित हो जाता है, कि सामंती व्यवस्था हो जाती है। उसके अंदर वो केंद्रीय शक्ति जो राजा होता है वो एक बड़ा सामंत हो जाता है, उसके बाद छोटा सामंत। उस प्रकार आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो जाती है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विकसित होती है। किसानों के ऊपर सामंत वसूली करते थे टैक्स, और बदले में टैक्स वो वसूल करते थे और बदले में उनकी रक्षा का प्रावधान किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की पराकाष्ठा यानी एक कूप मुंडुक अर्थव्यवस्था कायम हो गई थी। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर मैंने बताया सामंती अर्थव्यवस्था। सामंती अर्थव्यवस्था आर्थिक पक्ष है। उसके बाद उसका राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है, सामंतवाद पे आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो जाती है कि राजा केंद्रीय शक्ति पे, उसके बाद उससे अधीन सामंत, फिर उससे अधीन सामंत, एक तरह से पिरामिड व्यवस्था कायम हो जाती है। उसके बाद सामाजिक पक्ष में क्या होगा, समाज पे कुलीन वर्ग एवं चर्च का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। यानी अब रूढ़िवादिता आ जाएगी। जो चर्च ने कह दिया कि नहीं ये दिन है तो दिन है, रात को दिन बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा, आप उससे तर्क वितर्क नहीं करेंगे। यदि तर्क वितर्क करेंगे तो आपको सज़ा के रूप में फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुलीन वर्ग और समाज पे चर्च का वर्चस्व कायम हो गया। ठीक है, रूढ़िवादी तर्कवादिता। अब आपको मालूम है उस दौरान ये पता चल गया पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोले नहीं सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इस प्रकार के मत रूढ़िवादिता तक साथ, तो इसके बीच में अब इससे घटना कौन सी चालू होती है, सामंतों के बीच में परस्पर संघर्ष चालू हो जाएगा। ठीक है, सामंतवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि एक बोलेगा कि मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। इसी प्रकार से आपको एक सामंत जो मैंने आपको बताया था गोल क्षेत्र के अंदर चार्ल्स मार्टिन के नेतृत्व में तुरसे का युद्ध, उसके बाद में सल्लेमा के मुकुट पहनाता है कौन, आपका पॉप, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड पे व्यवसायिक क्रांति एवं वाणिज्यवाद। वही व्यवसायिक क्रांति, इसी में से एक वर्ग उठेगा मध्यम वर्ग, जो क्या करेगा, जो खोज करने जाएगा, नए नए क्षेत्र खोजेगा। तो उसके वजह से उसका व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए उपनिवेश की तो एक राजतंत्र की वो अभिलाषा करेगा, चर्च की व्यवस्था पे वो कुठाराघात करेगा। यही व्यवसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद में देखने को मिलेगा। व्यवसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद में शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव, मध्यम वर्ग का उद्भव। ठीक है, मध्यम वर्ग में, सामाजिक पक्ष में मध्यम वर्ग में कुलीन एवं चर्च के विशेषाधिकार के विरुद्ध क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया कि उनके अधिकार होने चाहिए। इसकी आपको विचारधारा पुनर्जागरण में देखने को मिलेगी। मानवतावाद, नवीन खोजें, उस प्रकार के मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति, सब आपको देखने को मिले। उसका फिर परिणाम क्या होता है, 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफेलिया 1618 में प्रारंभ होता है। और फिर वेस्टफेलिया की संधि, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भौगोलिक क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, छोटा बड़ा, लेकिन सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। जर्मनी को आपकी विदेश नीति के संचालन का अधिकार मिला था। कई इसमें आपके प्रबोधन, ये 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफेलिया की संधि, जिससे राष्ट्रीय राज्य का उद्भव होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने बताया वाणिज्यवाद नीति के विरुद्ध असंतोष तथा मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव। अब वाणिज्यवादी नीति किस प्रकार से, कि ये व्यापारी वर्ग जब उपनिवेश में स्थापित हो गए, स्थापित होने के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, अधिक से अधिक आर्थिक शोषण किया। एक कल्पना हो गई कि मातृ देश को फ़ायदे के लिए वो उपनिवेश यानी जो गुलाम देश है उनका अधिक से अधिक शोषण किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को और झुकाव, तो महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग के द्वारा राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के विशेष अधिकारों को कुलीन
क्या दी, चुनौती दी गई, किसके द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा। मध्यम वर्ग के द्वारा अपने मांग अधिकारों की मांग की गई कि साहब ये अधिकार मांग पत्र, जिनको क्या कहा गया, प्रबोधन। यही प्रबोधन आपको मध्यम वर्ग के द्वारा कई प्रकार के संगठनों का निर्माण कर मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की ओर जोरदार मांग की गई। ठीक है, ये आपको देखने को मिले। उसकी अगली परिणति आपको देखनी पड़ेगी, आरंभिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ब्रिटेन के उपनिवेश, सबसे पहले ब्रिटेन में, क्यों, क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक उपनिवेश थे। कच्चा माल उससे प्राप्त हो जाता था, कच्चा माल प्राप्त हो तो उसे बाजार, उसमें उत्पादन करता, उत्पादन करने के बाद उन्हीं उपनिवेशों में अपना बाजार स्थापित करता था। ठीक है, मध्यम वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्रांति का सहारा लेना चालू करती है इसने। ठीक है, मध्यम वर्ग सामाजिक पक्ष में, मध्यम वर्ग ने कुलीन वर्ग और चर्च के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। ठीक है, उसके लिए उदारवाद एवं राष्ट्रवाद की परिकल्पना। राष्ट्रवाद क्या होता है, एक समान विचारधारा के लोग जिनकी संस्कृति, उनके धर्म एक प्रकार से एक राष्ट्र की सीमा में और बाहरी आक्रमण से अपने आप को संगठित करके फिर सेना के रूप में, इस प्रकार से राष्ट्र उदारवाद की सीमित राजतंत्र का घोतक है उदारवाद। ठीक है, इस प्रकार से अब अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति इन्हीं की देन है। आरंभिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वजह से अमेरिका क्रांति को अधिक से अधिक शोषण, और ये इस प्रकार का एक डायग्राम बताया है कि जिस पर मैंने आपको इतिहास पढ़ाने से पहले बताया, इतिहास को जब भी आपको रीड या पढ़ना है तब आपको क्या करना है, इसके पहला पक्ष राजनीतिक पक्ष आपको ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से परिवर्तन होता है। राजनीतिक पक्ष किस प्रकार से समाज में परिवर्तन करता है, समाज किस प्रकार से आपके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आपके धार्मिक और ये सब के सब कारकों को विभाजित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। इस प्रकार से आपका कर्म होना चाहिए हर इतिहास को पढ़ने का। यही आर्थिक पक्ष, राजनीतिक, सामाजिक पक्ष, विचारधारा तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी जब इन सब के कारण पे उसके बाद जो घटनाक्रम आपका चल रहा है। ठीक है, आधुनिक पश्चिम के उदय में मैंने बताया था किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, वाणिज्यवाद होते हैं, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव होता है। क्यों होता है, पहले व्यावसायिक क्रांति जो आर्थिक पक्ष था, उससे वैचारिक क्रांति की उत्पत्ति होती है, पुनर्जागरण की, और उनके बाद ये सब के सब धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट द्वारा रोम कैथोलिक को चुनौती दी जाती है, वाणिज्यवाद अधिक से अधिक आपके व्यापार वाणिज्य के लिए अधिक से अधिक उपनिवेश, फिर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव आपको देखने को मिलता है वेस्टफेलिया की संधि में। सब राज्यों की क्या की जाती है, सीमांकन किए जाती है। नमस्कार।